हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज 9 का सॉल्यूशन। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में डी का एच हो जाए, ई का जे हो जाए तथा जी का एन हो जाए तो ज्ञात करें कि के का क्या होगा। तो यहाँ जो सिचुएशन है लिख रहा है डी का एच हो जाए, तो डी को लिख रहा है एच। तो डी को एच कैसे हो जा रहा है, तो डी होता है 4 नंबर पोजीशन और एच होता है 8 नंबर पोजीशन। इसमें क्या किया गया, तो 4 × 2 कर दिए तो 8 हो गया। इसके बाद लिख रहा है ई का जे हो जाए, तो ई होता है 5 नंबर पर और जे होता है 10 नंबर पर, तो 5 × 2 कर दिए हो गया 10। इसी प्रकार से के का पूछ रहा है, तो के होता है 11 नंबर पर, × 2 कर देंगे हो जाएगा 22 नंबर पर लेटर होता है भी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भी, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए अक्षरों में समीपवर्ती वर्णों के बीच, समीपवर्ती वर्ण यानी कि जो बगल में है अक्षर उसके बारे में बोला जा रहा है। समीपवर्ती वर्णों के बीच कुछ वर्ण एक समान रूप से छूट गए हैं, यानी कि कुछ वर्ण है जो एक समान रूप से छूट गया, मतलब कि मान लीजिए 3-3 का गैपिंग चला गया, 2-2 का गैपिंग चला गया, इस प्रकार से छूट गए हैं। तो ज्ञात करें कि निम्न में से किस श्रृंखला में उपरोक्त नियम का पालन नहीं किया गया है। यानी कि हमारे पास जो 4 विकल्प है उसमें से किस में वह नियम का पालन नहीं किया गया, हमको ये बताना है। तो चलिए हम ऑप्शन 1 देख रहे हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ DHLPT, DHLP और T, तो ये होता है 4, 8, 12, 16 और यहाँ पे 20। इसमें क्या हुआ, +4 +4 +4 और यहाँ पर भी +4, यानी कि सभी में जो है बीच में 3-3 अक्षर यानी कि एक समान अक्षर जो है सब में क्या किया गया है, छोड़ा गया है। वही ऑप्शन बी को जब हम देखते हैं तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है CGK O और S, तो इसमें क्या हुआ, तो 3, 7, 11, 15 और यहाँ पर 19, तो यहाँ पर भी +4 +4 +4 और यहाँ भी +4 किया जा रहा है। तो ये दोनों में तो ठीक है। यही सिचुएशन जब हम सी ऑप्शन में देखते हैं, सी ऑप्शन में है BFJNK, BFJN और K, 2, 4, 10 यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी 2, 6, 10 यहाँ 14 और ये 11, सॉरी यहाँ पे R है यहाँ पर, तो ये हो जा रहा है 18। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +4 +4 +4 और यहाँ भी +4। तो हम देख रहे हैं कि ए में भी लागू नहीं हुआ, बी में भी लागू नहीं हुआ और सी में भी लागू नहीं है। तीनों का तीनों जो है वो हमारा सही जा रहा है। अब हम ऑप्शन डी की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है EJN Q और T, तो इसमें क्या हो रहा है, 5, 10, 14, 17 और 20, +5 +4 +3 और +3, यानी कि ऑप्शन डी जो है यह क्या है, तो अन्य समूह से यह जो है इसमें वह नियम का पालन नहीं किया गया है, इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 3 नंबर। लिखा गया है इसमें कि लड़के विद्यार्थी और खिलाड़ी के लिए कौन सा उपर्युक्त डायग्राम है वो हमको बताना। यानी कि वहाँ जो 6 डायग्राम दिया गया है उस 6 डायग्राम में से कौन सा डायग्राम जो है वह संबंधित है, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए लड़का, तो लड़का है, उसके बाद विद्यार्थी और खिलाड़ी है। तो विद्यार्थी और खिलाड़ी और लड़का का अगर हम बात करें तो बहुत सारे लड़के हैं जो पढ़ते हैं, तो इसका मतलब लड़का और विद्यार्थी तो एक दूसरे से अटैच हो ही सकता है। बहुत सारा लड़का है जो पढ़ता है, बहुत सारी लड़की है जो कि पढ़ती है, तो लड़की विद्यार्थी, और जो लड़का पढ़ता है उसके लिए लड़का विद्यार्थी। इसके बाद बोला गया खिलाड़ी का बात, तो बहुत सारा विद्यार्थी है जो खेलता है, बहुत सारा लड़का है जो खेलता है। तो अगर हम यहाँ पर खिलाड़ी बना दें तो देखिए क्या होगा, ये वैसा लड़का है जो विद्यार्थी नहीं है और खिलाड़ी भी नहीं है, जॉब कर रहा है या कुछ कर रहा है, मजदूरी ही कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है। ये विद्यार्थी है जो लड़का नहीं है, लड़का नहीं है तो लड़की भी तो पढ़ती है।
ये खिलाड़ी है जो लड़का नहीं है, लड़का नहीं है तो लड़की खिलाड़ी है ये। उसके बाद ये खिलाड़ी है, ये लड़का है और खिलाड़ी है, तो ऐसा लड़का जो खेलता है, जैसे विराट कोहली, MS धोनी, लड़का है और खेल भी रहा, खिलाड़ी भी है। ये विद्यार्थी है और खिलाड़ी भी है, विद्यार्थी भी है और खिलाड़ी भी है, यानी कि यह पढ़ते भी, जैसे कि कोई भी मान लीजिए स्कूल के तरफ से कहीं भी खेलने गए तो वो विद्यार्थी है, साथ साथ वो खिलाड़ी है, लेकिन वो लड़का नहीं है, ये लड़की का हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लड़का खिलाड़ी का। ये लड़का है और विद्यार्थी है, जैसे कि आप लोग बहुत सारे लड़के जो पढ़ते हैं विद्यार्थी है, और ये वाला भाग वैसा लड़का का है जो कि खेलता भी है, खिलाड़ी भी है और विद्यार्थी भी है। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आकृति F, और आकृति F है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 4 है, सैलोगिज्म का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में लिखा गया है कुछ हरे काले हैं, कुछ हरे काले हैं, कुछ हरा जो है वो क्या है तो काला है। इसके बाद कोई काला सफ़ेद नहीं है, काला जो है वो सफ़ेद नहीं है, काला सफ़ेद नहीं है। तो अब इसमें पहला निष्कर्ष है कुछ काले हरे हैं, कुछ काले हरे हैं, तो ये बात तो सही है, तो पहला निष्कर्ष इसका सही हो गया। दूसरा, सभी सफ़ेद हरे हैं, क्या सारा का सारा सफ़ेद क्या हरा के अंतर्गत है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है, तो दूसरा नंबर निष्कर्ष गलत हो गया। कुछ हरे सफ़ेद नहीं हैं और हरा का कुछ भाग ऐसा है जो कि सफ़ेद नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो हम निष्कर्ष का बात कर लें थोड़ा, कि जैसे ही अगर हम इसमें दूसरा डायग्राम बनाते हैं, दूसरा डायग्राम जैसे कि हरा काला है, इसके बाद बोला गया कि कोई काला सफ़ेद नहीं, काला जो है वो सफ़ेद नहीं है। अगर हम चाहें तो हरा को इस प्रकार से अटैच करते हुए हम इसको सफ़ेद बना सकते हैं, अगर चाहें तो हरा को इस प्रकार से सफ़ेद बना सकते हैं। तो पहला तीसरा निष्कर्ष है कि कुछ हरे सफ़ेद नहीं हैं, हरा का कुछ ऐसा भाग है जो सफ़ेद नहीं है। तो ये वाला भाग तो देख लीजिए यहाँ पर भी सफ़ेद नहीं है, और ये वाला भाग, ये देखिए ये वाला भाग जो कि हरा और काला में जो अटैच है वो यहाँ भी दोनों डायग्राम में यह जो है हरा, कुछ हरा सफ़ेद नहीं है, यह दोनों ही डायग्राम से क्या हो रहा है सही हो रहा है। इसीलिए तीसरा नंबर निष्कर्ष इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर सिचुएशन आ जाता है कि कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं कि सर ये जो आप यहाँ लिखें कि कुछ काले हरे हैं, कुछ काले हरे हैं, तो वो तो चलिए यहाँ ठीक है, इसमें भी कुछ काले हरे हैं, इसमें भी कुछ काले हरे हैं, लेकिन यहाँ पर सभी सफ़ेद हरे हैं। तो बाबू कि यहाँ पर जो सारा का सारा, जब ऐसा आप कर सकते हैं, जब ऐसा आप कर सकते हैं तो सारा का सारा सफ़ेद को हरा के अंतर्गत भी डाल सकते हैं। तो हाँ, सारा का सारा सफ़ेद को हम हरा के अंदर भी दे सकते हैं, ये बात सही है। तो अब सोचिए कि एक डायग्राम अगर मान लीजिए सफ़ेद को हरा के अंदर डाल दिए, तब तो ये सही हो जाएगा, सभी सफ़ेद हरे हैं, ये सही हो जाएगा। एक डायग्राम से सही और इस डायग्राम से क्या हो जाएगा गलत। तो एक डायग्राम से सही होगा, दूसरे डायग्राम से गलत होगा, तो वह निश्चित रूप से क्या होगा गलत होगा। सही होने के लिए आप जितना भी डायग्राम बनाते हैं उन सभी डायग्रामों में वह सही होगा, तभी वो सही हो सकता है। जैसे कि ये वाला पार्ट मैंने दोनों ही डायग्राम में सही बनाया है। ठीक है, अगला है 4 नंबर, कोई काला हरा नहीं है। काला जो है वो हरा नहीं है। यहाँ देखिए काला हरा है, यहाँ भी साफ साफ नज़र आ रहा है, काला हरा है, यहाँ भी साफ साफ नज़र आ रहा है, इसलिए कोई काला हरा नहीं है, ये कहना पूर्णतः गलत है। तो पहला होगा सही, दूसरा होगा गलत, तीसरा होगा सही और चौथा होगा गलत। और इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग 150 वाले रूल से बनाएंगे। 150 वाला रूल हम बार बार कहते आए हैं कि जिनको 150 का रूल मालूम है उन्हीं को यह चीज़ समझ में आएगा। तो कुछ के केस में दोनों का दोनों 50, कोई के केस में दोनों का दोनों 100। तो हम यहाँ पर बात करते कुछ का केस है तो ये 50, ये भी 50, सभी का केस है तो यहाँ पर ये 100 और यहाँ पर ये 50। कुछ का केस है, कुछ नहीं का केस है तो ये 50 और ये 100। कोई नहीं का केस है, ये भी 100 और यहाँ पर ये भी क्या तो 100। अब हम बात करते हैं कुछ काले हरे हैं। देख लीजिए पहला ही निष्कर्ष से बन रहा है, कुछ हरे काले हैं, इधर से पढ़ेंगे इधर से पढ़ेंगे तो कुछ काले हरे हैं। हरा 50, हरा 50, काला 50, काला 50, यानी कि निष्कर्ष एक क्या हो गया सही हो गया। दूसरा है सभी सफ़ेद हरे हैं, सभी सफ़ेद हरे हैं, सफ़ेद है यहाँ पर, हरा है यहाँ पर,
एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव से मिलकर के यह निष्कर्ष बनेगा। और आप जानते हैं कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव स्टेटमेंट से मिलकर के निगेटिव कंक्लूजन बनता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट निगेटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन बनता है, लेकिन ये 2 नंबर पॉजिटिव कंक्लूजन दिया हुआ है, इसीलिए 2 नंबर निष्कर्ष गलत हुआ। तीसरा है कुछ हरे सफ़ेद नहीं है। कुछ हरा जो है वो सफ़ेद नहीं है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव से निगेटिव बनेगा तो निगेटिव बना सही। अब आप यहाँ देखिए कॉमन टर्म मिलना चाहिए, 2 कथनों से मिलकर के क्वेश्चन बनाने के लिए कॉमन टर्म मिलना चाहिए, कॉमन टर्म मिल गया। कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि कॉमन टर्म में एक ये वाला काला जो है वो 100 है, यानी कि यहाँ भी पास। हरा का वैल्यू 50, हरा का वैल्यू 50, सफ़ेद का वैल्यू 100, सफ़ेद का वैल्यू 100, यानी कि तीसरा नंबर निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। चौथा नंबर, कोई काला हरा नहीं है। काला और हरा, काला यहाँ पर हरा यहाँ पर, 2 डबल स्टेटमेंट से बनकर क्वेश्चन बनाने के लिए कॉमन टर्म होना चाहिए। तो कॉमन टर्म होना चाहिए तो काला यहाँ पर हरा यहाँ पर, तो ये तो बाबू पॉजिटिव स्टेटमेंट, और पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन नहीं बनता, इसीलिए गलत। सर आप पहले यहाँ पर वाला काला हरा दिखाए थे, बाद में इधर से बना लिए। तो बाबू चलिए इसी से देखते हैं। अगर आप इस काला और इस हरा को देखते हैं तो देख लीजिए कॉमन टर्म मिलने के बाद, तो कॉमन टर्म के कारण तो काला साइड न हो जाता, तो रिलेशन तो हम हरा और सफ़ेद का न बना बैठते। कॉमन टर्म मिलने के कारण तो ये दोनों का दोनों काला जो है ये तो साइड हो जाता, तो हमको हरा और सफ़ेद का रिलेशन बनाना पड़ता, इसीलिए यहाँ से ना बना करके हमको यहाँ से निष्कर्ष कथन से बनाना पड़ा, इसीलिए चौथा निष्कर्ष भी क्या है, गलत हुआ। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी कारें शेर है। सभी कार जो है वो क्या है, तो शेर है। इसके बाद कुछ शेर खिलाड़ी है, और शेर का कुछ भाग क्या है, तो खिलाड़ी है। इसके बाद निष्कर्ष है क्या, कुछ कारें खिलाड़ी है, कुछ कार खिलाड़ी है क्या, तो ये तो नहीं है, तो पहला निष्कर्ष गलत। कुछ शेर कार है, कुछ शेर कार है क्या, सॉरी सभी शेर कार है, क्या सारा का सारा शेर जो है वो कार के अंदर है, तो नहीं, सभी कार शेर के अंदर है, ना कि सारा का सारा शेर कार के अंदर है, तो दूसरा भी गलत। कुछ खिलाड़ी कारें हैं, खिलाड़ी कार है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत। चौथा, कुछ शेर कार है और कुछ शेर कार है, ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष, तीसरा निष्कर्ष गलत है, चौथा निष्कर्ष सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी को हम लोग अब 150 वाले रूल से देखते हैं। तो सभी वाले केस में जो है यहाँ पर हो जाता है 100, सब्जेक्ट 100, प्रेडिकेट 50। कुछ वाले केस में सब्जेक्ट भी है 50 और प्रेडिकेट भी 50। कुछ वाले केस में दोनों का दोनों 50, सभी वाले केस में 100 सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 50। यहाँ पर ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50 और ये भी 50। चलिए हो गया। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं, कुछ कारें खिलाड़ी है, कुछ कार क्या है, खिलाड़ी है, कुछ कार क्या है, खिलाड़ी है। तो ये जो है कुछ कारें खिलाड़ी है, ये डबल स्टेटमेंट 2 कथनों से मिल करके बनेगा। तो डबल स्टेटमेंट यानी 2 कथनों से मिलकर के जब निष्कर्ष बनता है तो उसके लिए कॉमन टर्म का जरूरत होता है। तो कॉमन टर्म तो मिला शेर और शेर, कॉमन टर्म में कम से कम एक जो है वो 100 होना चाहिए, और यहाँ पर दोनों का दोनों क्या है, 50 है, इसीलिए पहला निष्कर्ष हो गया गलत, क्योंकि रिलेशन आगे बना ही नहीं। सभी शेर कार है, सभी शेर कार है, यहाँ पर सभी कार शेर है लिखा रहता तो सही भी होता, यहाँ सभी शेर शेर है, यहाँ 50, यहाँ पर दे गया 100। 50 कभी भी 100 बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है, तो दूसरा भी गलत। कुछ खिलाड़ी कारें हैं, कुछ खिलाड़ी जो है वो कार हैं, तो फिर वही बात डबल स्टेटमेंट से तो बनेगा। कॉमन टर्म में है 100, नहीं, कॉमन टर्म में 100 होना चाहिए कम से कम एक ठो, नहीं है, इसीलिए तीसरा भी गलत। चौथा, कुछ शेर कारें हैं, कुछ शेर कारें हैं, शेर यहाँ 50 तो यहाँ पर 50, कार यहाँ पर 100। हमने बताया था कि कथन का वैल्यू अगर निष्कर्ष के वैल्यू में बराबर होगा तो सही होगा, कथन के वैल्यू निष्कर्ष का वैल्यू अगर कम हो जाएगा तो भी सही होगा, कथन का वैल्यू से यदि निष्कर्ष का वैल्यू अधिक हो जाएगा तब वह गलत हो जाता है। जैसे शेर यहाँ 50 है, यहाँ पर 100 हो गया, कथन के वैल्यू से निष्कर्ष का वैल्यू अधिक हो गया, इसीलिए गलत हो गया। तो यहाँ पर चौथा नंबर निष्कर्ष हो जाएगा सही, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ केले कप हैं, कुछ केले
कप हैं, कुछ केले कारें हैं, कुछ केले कारें हैं। तो नंबर 1, कुछ कप कार है, कुछ कप क्या कार है क्या? तो गलत, पहला निष्कर्ष। सभी कप केले हैं, क्या सारा का सारा कप जो है केला के अंतर्गत है क्या? तो नहीं, ये भी गलत। कुछ कारें केले हैं, कुछ कार जो है वो केला है क्या? तो हाँ, तो इसीलिए तीसरा सही हो गया। चौथा, सभी कारें केले हैं, क्या सभी का सभी कार केला के अंतर्गत है क्या? तो गलत। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही और चौथा गलत। आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन ए। अब यही क्वेश्चन हम लोग 150 वाले रूल से देख लें। कुछ के केस में सब्जेक्ट भी 50, प्रेडिकेट भी 50, सब्जेक्ट भी 50, प्रेडिकेट भी 50। कुछ का केस यहाँ भी है, सब्जेक्ट भी 50, प्रेडिकेट भी 50। सभी के केस में सब्जेक्ट 100, प्रेडिकेट भी 100। कुछ के केस में सब्जेक्ट 50, प्रेडिकेट भी 50। सभी के केस में सब्जेक्ट 100 और प्रेडिकेट 50। तो सवाल है यहाँ पर कि कुछ कप कारें हैं, कुछ कप क्या है? तो कार है। तो कप यहाँ पर कथन में, कार यहाँ पर, तो दोनों में कॉमन टर्म मिला केला और केला। कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, कॉमन टर्म में कोई भी 100 है क्या? नहीं है। इसीलिए पहला नंबर निष्कर्ष बीच में ही क्या हो गया? खत्म, यानी कि पहला नंबर निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा है, सभी कप केले हैं, सभी कप, कप का कप यहाँ पर, केला यहाँ पर, तो कप और केला तो हमको मिल गया। कप है 50, यहाँ पर कप है 100। मैंने बार बार बताया कि कथन के वैल्यू से अगर निष्कर्ष का वैल्यू अधिक हो जाए, कथन के वैल्यू से निष्कर्ष का वैल्यू अधिक हो जाए तो वह निष्कर्ष गलत होता है। यहाँ पे कप है 50, ही बोला कप है 100, तो बात क्या हो गया? गलत। कुछ कारें केले हैं, कुछ कारें केले हैं, ये देखिए डबल दूसरे स्टेटमेंट से बन रहा है। यहाँ पर कार है 50, यहाँ पर भी 50, यहाँ केला है 50, यहाँ भी 50, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि हर तरीके से ये क्या हुआ? सही। तीसरा नंबर निष्कर्ष सही। चौथा, सभी कारें केले हैं, कार का वैल्यू यहाँ पर 100, यहाँ पर देख लीजिए कार का वैल्यू है 50, 50 कभी भी 100 नहीं बन सकता है, यानी कि कथन का वैल्यू से यदि निष्कर्ष का वैल्यू अधिक हो जाए तो वह निष्कर्ष गलत हो जाता है। इसीलिए चौथा नंबर निष्कर्ष गलत हो गया। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कथन में दिया गया है केवल सुंदर व्यक्ति ही सभा में निमंत्रित किए गए हैं, कोई भी बिना सुरीली आवाज़ के सुंदर व्यक्ति नहीं होता है। तो यहाँ पर जो कहा गया कि केवल सुंदर व्यक्ति, तो यहाँ पर सुंदरता का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कुछ लोग चेहरे के सुंदरता को सुंदरता कहते हैं, तो कुछ लोग गुणों के सुंदरता को सुंदरता कहते हैं। तो यहाँ पर जो है कहा गया है कि कोई भी बिना सुरीली आवाज़ के, यानी कि अगर आपका आवाज़ सुरीला है तो फिर आप सुंदर व्यक्ति के कैटेगरी में हैं, और यदि आपका आवाज़ सुरीला नहीं है तो फिर आप सुंदर व्यक्ति के कैटेगरी में नहीं आते हैं। यहाँ लिखा है कि कोई भी बिना सुरीली आवाज़ के सुंदर व्यक्ति नहीं होता है। तो निष्कर्ष नंबर 1 है, सभा में आमंत्रित सभी व्यक्ति सुरीली आवाज़ के हैं। तो बात तो ये पूर्णतः सही है, क्योंकि यहाँ पर यही क्राइटेरिया ही है कि केवल सुंदर व्यक्ति ही सभा में आएंगे, और उसके बाद जो है सुंदर कौन है? तो जिसका आवाज़ सुरीला है। तो इसका सीधा मतलब है कि सभा में आमंत्रित सभी व्यक्ति सुरीली आवाज़ के हैं। तो पहला निष्कर्ष हो गया आपका सत्य। दूसरा निष्कर्ष है, वे व्यक्ति जिनकी आवाज़ सुरीली नहीं है सभा में आमंत्रित नहीं किए गए हैं। तो वह व्यक्ति जिसका सुरीला आवाज़ नहीं है सभा में आमंत्रित नहीं किया गया है। तो बात ये भी सही है, हमारे प्रश्न में साफ तौर पे लिखा गया है कि केवल सुंदर व्यक्ति को ही निमंत्रण दिया गया है, और सुंदर व्यक्ति कौन है? तो जिसका आवाज़ सुरीला है वो सुंदर व्यक्ति है। इसीलिए पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष दोनों ही निष्कर्ष इसका सत्य हुआ। आंसर हो जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन में दिया गया है क्या महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए एक पोशाक संहिता निर्धारित कर देनी चाहिए। यानी कि सीधी सीधी कहानी है कि महाविद्यालय में यानी कि कॉलेज में विद्यार्थियों को पोशाक दिया जाना चाहिए, पोशाक निर्धारित करना चाहिए, लागू करना चाहिए कि नहीं, ऐसा बात पूछा जा रहा है। तो तर्क नंबर 1 है कि हाँ, इससे हमें समाज के नैतिक स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर बात हो रहा है कि कॉलेज के नैतिक स्तर का बात करते तो ठीक था, यहाँ पर एक ड्रेस कोड से पूरे के पूरे समाज के नैतिक कोर्स का जो बात किया जा रहा है कि समाज में
नैतिकता लाने का, नैतिक स्तर को सुधारने में मदद मिलेगा, यह मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन है कि एक कॉलेज है तो एक कॉलेज में दूसरा ड्रेस कोड रहेगा, फिर दूसरा कॉलेज है दूसरा में दूसरा ड्रेस, दूसरे कलर का ड्रेस रहेगा। जैसा कि अभी आप स्कूलों और कॉलेजों में देखते हैं, अलग अलग स्कूल अलग अलग कॉलेज में जो है अलग अलग कलर का ड्रेस रहता है। तो यहाँ पर नैतिकता वाला बात कहाँ से आ जाएगा? अगर सभी कॉलेज का ड्रेस एक समान हो जाए तब आप नैतिकता वाला बात कर भी सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है एक ही कॉलेज में 3-4 प्रकार का, ये BCA का है तो इसका अलग होगा, ये MBA का है तो इसका अलग होगा, ये BBA का है तो इसका ड्रेस कोड अलग होगा, ये इंजीनियरिंग का है तो इसका ड्रेस कोड अलग होगा, ये जो है आपको आर्ट्स का स्टूडेंट है तो इसका ड्रेस कोड अलग है, ये साइंस का स्टूडेंट है तो ये इसका ड्रेस कोड अलग है। तो यह तो एक ही स्कूल में एक ही कॉलेज में ऐसा होता है। तो इसीलिए यह बात कहना कि हाँ इससे हमें समाज के नैतिक स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी, यह कहीं से भी उचित तर्क नहीं है। इसीलिए तर्क 1 जो है यह गलत है। दूसरा, नहीं, यह विद्यार्थियों के व्यक्तिगत को निखारता अथवा बढ़ाता है तथा यह एक मौलिक अधिकार भी है। तो यहाँ पर जो बात कहा गया कि महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए पोशाक संहिता को निर्धारित कर देना चाहिए, तो ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि नहीं, आप निर्धारित मत कीजिए। तो क्यों निर्धारित नहीं कीजिए? क्योंकि विद्यार्थी का व्यक्तित्व को निखारेगा। मतलब वह अगर ड्रेस कोड नहीं पहन के जाएगा तो व्यक्तित्व को निखारने का बात कह रहा है। मतलब जो जिस प्रकार का, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट एकदम मनमौजी टाइप का है तो वो फंकी लुक करके जाता है। कोई स्टूडेंट जो है मान लीजिए वह सीरियस है तो वह सीरियस रहता है तो वह सीरियस टाइप का ड्रेस पहन करके जाता है। तो इस प्रकार का बात कहना जो है यह उचित जा रहा है। क्योंकि यहाँ प्रश्न में है कि नहीं यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखारता है अथवा बढ़ाता है तथा यह मौलिक अधिकार भी है। इसलिए तर्क 2 जो है इसका पूर्णतः सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या समूचे भारत में पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो नंबर 1 में, तर्क 1 नंबर में गया कि नहीं, पॉलीथीन की थैलियाँ सस्ती तथा सुविधाजनक होती है। यहाँ देखिए, यहाँ जो तर्क हो रहा है यहाँ पर सीधा सीधा है कि भारत में पॉलीथीन की थैली पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि नहीं, ऐसा बात पूछा गया। तो ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया कि नहीं, तर्क दिया गया कि नहीं लगाना चाहिए। तो क्यों? उसने जो तर्क दिया वो सुनिए। थैलियाँ सस्ती तथा पॉलीथीन की थैलियाँ सस्ती तथा सुविधाजनक होती है। और यह बात पूर्णतः क्या है? सही है कि वहाँ पर जो उन्होंने तर्क दिया कि सस्ता भी होता है और सुविधाजनक भी होता है, ये बात पूर्णतः सही है। दूसरा है, हाँ इससे अब दूसरा में बोला गया क्या समूचे भारत में पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तो दूसरा नंबर तर्क में बोला कि हाँ। क्यों भाई? इससे पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। हाँ ये भी सही है कि जैसे ही आप पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं और पॉलीथीन को इधर उधर फेंक देते हैं, तो जैसे ही फेंकते हैं तो मिट्टी में अगर वो जब चला जाता है तो मिट्टी प्रदूषित हो जाता है, अगर वह पानी में चला जाता है तो पानी प्रदूषित हो जाता है, और यदि आप पॉलीथीन को जलाते हैं तो वह वायु में मिल जाता है तो वायु प्रदूषित हो जाता है। यानी कि यहाँ जो आप पॉलीथीन का प्रक्रिया अगर किसी भी प्रकार से करते हैं और उसे अगर यूज करके फेंक देते हैं, यूज एंड थ्रो यूज करके अगर आप फेंक देते हैं तो वह हमारे लिए, पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। इसीलिए तर्क 1 भी सही है और तर्क 2 भी सही है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या देश में आतिशबाजी पटाखों के उत्पादन पर पूर्ण पाबंदी लगा देनी चाहिए? क्या देश में आतिशबाजी पर, यानी कि जो पटाखा आप जो जलाते हैं तो उस पर जो है पूरा का पूरा प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो नंबर 1 तर्क में दिया गया कि हाँ। क्यों भाई? पटाखे बनाने वाले लोग अथवा बनाने वाली कंपनियां पटाखे बनाने के लिए ज़्यादातर बाल श्रमिकों का उपयोग करते हैं। तो हमारे प्रश्न में जो बोला गया है वह बोला गया कि प्रतिबंध लगाना चाहिए कि नहीं। तो पटाखे पर प्रतिबंध लगाइएगा कि नहीं लगाएगा ये बात किया जा रहा है। बाल श्रमिक का चर्चा हमारे कथन में है ही नहीं, और हमारे प्रश्न में बाल श्रमिक, तर्क में बाल श्रमिक का चर्चा दे दिया गया। यहाँ पर तो बाल श्रमिक से तो कोई लेना देना है नहीं। आप यह बता देते कि हाँ पटाखा बंद कर दीजिए, क्योंकि पटाखे जब जलते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाला धुआं निकलता है, जिससे कि अगल बगल का माहौल जहरीला हो जाता है, धुआं ग्रस्त हो जाता है, इससे सांस की बीमारी हो सकती है, इससे जो मरीज होते हैं उन लोगों को खास करके यह इफेक्ट करता है। तो इस प्रकार का तर्क आपको देना चाहिए। ये क्या आपने तर्क दिया कि इससे बाल श्रमिक पर जो है ये हो रहा है, इसीलिए पहला जो है तर्क गलत है। दूसरा, नहीं इससे हजारों कामगार श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे।
तो ये बात तो पूर्णतः सही है। अगर कोई भी, जैसे कि बिहार में अगर शराबबंदी हुआ है तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर आप शराब का ठेका मतलब शराब का दुकान, शराब की दुकान पर आप जहाँ देखते थे 50-50 आदमी उसके पीछे काम करते रहता था, वहाँ पर 5 आदमी भी काम नहीं कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि शराब बंद होने के बाद जो है 45 आदमी बेरोजगार हुआ। इसी प्रकार से अन्य अन्य तरीके हैं। अब बहुत हद तक सुधर गया है, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन क्या है कि नहीं, इससे हजारों कामगार श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। तो यह तर्क भी पूर्णतः क्या है, सही है कि अगर आप पटाखा फैक्ट्री बंद कर दीजिएगा तो पटाखा फैक्ट्री से संबंधित जो भी कर्मचारी हैं, कामगार हैं, मजदूर हैं, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। इसीलिए पहला तर्क गलत है, दूसरा तर्क सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन, मेरे अनुभव के अनुसार तुम अपने बेटे की जांच किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से करवाओ। एक्स ने अपने छोटे भाई वाई से कहा, मतलब देखिए एक्स ने अपने छोटे भाई वाई को बोला, क्या बोला कि तुम जो है अपना बेटा का जो जांच जो है कोई विशेषज्ञ डॉक्टर मतलब अच्छा डॉक्टर से करवाओ, ऐसा कहा गया। तो पूर्व धारणा नंबर 1 है, साधारण डॉक्टर की तुलना में विशेषज्ञ डॉक्टरों से बेहतर इलाज की अपेक्षा की जाती है। तो बात तो ये सही है कि साधारण डॉक्टर से जो है विशेषज्ञ डॉक्टर जो है ज़्यादा बेहतर इलाज करते हैं। तो हमारा तर्क क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पर यही बात कहा भी गया है, उसने यही सलाह भी दिया है। एक्स ने वो अपने छोटे भाई वाई को यही सलाह दिया कि तुम विशेषज्ञ डॉक्टर से जाके मिलो। दूसरा है, वाई अपने बड़े भाई एक्स के अनुभव और परामर्श पर गौर करेगा। तो यह बात भी सही है, वाई जो है अपने बड़े भाई का बात जो है मानेगा, यहाँ पर यह भी कहा गया है। तो पूर्वधारणा 1 भी सही और पूर्वधारणा 2 भी सही है। आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कथन लिखा गया, मानसून की शुरुआत से पहले नगर पालिका प्राधिकरण ने घोषणा की कि मानसून के दौरान शहर के सड़कों में गड्ढे नहीं पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि किसने, नगर पालिका ने कहा कि मानसून शुरुआत होने से पहले उन्होंने घोषणा कर दिया कि इस बार जो है मानसून के दौरान, मतलब वर्षा जो होता है, बहुत ज़्यादा वर्षा जो होता है मानसून के दौरान, इस बार सड़क में गड्ढा नहीं पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है कि वो उसका सड़क का उचित व्यवस्था कर चुका है। नगर प्राधिकरण जो है, नगर पालिका प्राधिकरण जो है, वह सड़क का उचित व्यवस्था कर चुके, तभी तो ऐसा बात कहा जा रहा है। तो पूर्व धारणा नंबर 1, सड़कों की इतनी अच्छी तरह से मरम्मत की गई है कि अब गड्ढे नहीं पड़ेंगे, अब पुनः गड्ढे नहीं पड़ेंगे। तो यह बात पूर्णतः क्या है, सही है। उन्होंने यही बात सोच करके तो कहा है। तो पहला पूर्व धारणा हो गया सही। दूसरा पूर्व धारणा है कि पुनः गड्ढे पड़ जाने पर लोग शिकायत नहीं करेंगे। ये बात तो पूर्णतः गलत है। सबसे पहले लोग शिकायत करेंगे कि नहीं करेंगे वो मेरे मतलब का चीज़ नहीं है। मतलब का चीज़ यहाँ पर यह है कि नगर पालिका प्राधिकरण ने जो घोषणा किया, वह घोषणा यह सोच करके किया कि इस बार हम मरम्मत कर चुके हैं, अच्छे से कर चुके हैं, इसलिए इस बार जो है कम से कम गड्ढा तो नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो है पुनः गड्ढे पड़ जाने पर लोग शिकायत नहीं करेंगे, यह स्टेटमेंट, यह सेंटेंस यहाँ पर प्रयोग होना ही नहीं था। यह सेंटेंस ही यहाँ गलत प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसीलिए दूसरा नंबर पूर्वधारणा हो जाएगा गलत। तो पहला पूर्वधारणा सही, दूसरा पूर्वधारणा गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है 13 नंबर, पूनम का किसी खेल प्रतियोगिता में ऊपर से 15वां एवं नीचे से 6ठा स्थान है। पता लगाइए कि प्रतियोगिता में कुल कितने खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तो जैसा कि हमारे पास कहा गया कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, कुल संख्या बराबर बाएं प्लस दाएं -1। तो प्रश्न में कहा गया कि पूनम का किसी खेल प्रतियोगिता में ऊपर से 15वां यानी कि 15, और नीचे से कहा गया कितना, तो 6ठा। तो 15 और 6 हो गया 21, और -1 कर दिए हो गया कितना, 20। यानी कि कुल मिलाकर के 20 विद्यार्थी है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, मोटर कार, गैरेज, कार और हवाई जहाज़। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है किस चीज़ का, तो ये क्वेश्चन है आपको एनालॉजी का। तो मोटर कार का संबंध गैरेज के साथ, तो हवाई जहाज़ का संबंध किसके साथ। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, मोटर कार को हम गैरेज के अंदर रखते हैं। तो गैरेज होता है क्या, गैरेज होता है ये नहीं कि मुन्ना गैरेज, चुन चुन गैरेज, मुन मुन गैरेज। ये सब गैरेज जो होता है वो
वहाँ पर हम कहते हैं कि ठीक कराने जा रहे हैं गाड़ी को, लेकिन बाबू वो गैरेज नहीं है, वो वर्कशॉप है। जहाँ पर आप गाड़ी को ठीक कराते हैं उसको आप वर्कशॉप कहते हैं, ना कि गैरेज कहते हैं। गैरेज होता है क्या, तो जहाँ पर आप गाड़ी अपना घर में रखते हैं, पार्किंग जहाँ करते हैं, घर में जहाँ रखते हैं उसको गैरेज कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात है कि मोटर कार को गैरेज में रखा जाता है, तो उसी प्रकार से हवाई जहाज़ को कहाँ रखा जाता है, तो हवाई जहाज़ को रखा जाता है हैंगर में, ठीक है। हैंगर वो नहीं कि जिसमें आपने शर्ट और कोट पैंट टांग देते हैं, वो वाला हैंगर नहीं। हवाई जहाज़ को रखने वाले स्थान को हैंगर कहा जाता है। आंसर होगा 14 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। जैसे दूध का संबंध मक्खन से है, ठीक उसी प्रकार कपास का संबंध किससे है। तो देखिए, दूध को जब हम प्रोसेस उसमें करते हैं तो उससे मक्खन प्राप्त होता है। उसी प्रकार से कपास में भी जब धागा बनाते हैं, उसके बाद फिर काटते हैं, फिर बुनते हैं, तो कपड़ा तैयार होता है। तो दूध से मक्खन तैयार होता है, उसी प्रकार से कपास से कपड़ा तैयार होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुभव को पूरा करे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सारा का सारा वर्ड हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, तो अगर आप इस क्वेश्चन का मीनिंग निकाल रहे हैं और मीनिंग निकालने के बाद यदि आप उसको एडजस्ट करने का सोच रहे हैं, तो बाबू ये उस टाइप का क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। ये उस टाइप से फिर आपसे कभी भी नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। ISOBAR, AR जो यहाँ पर लास्ट वर्ड है, लेटर है, वो यहाँ पर देखिए स्टार्ट हो रहा है ARTIST, यानी कि ये दोनों लास्ट लेटर यहाँ पर दोनों फर्स्ट लेटर बन जा रहा है। उसी प्रकार से ST यहाँ पर लास्ट लेटर, तो ST यहाँ पर फर्स्ट लेटर हो जा रहा है। TE यहाँ पर लास्ट हो रहा है, तो TE यहाँ पर शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। OT यहाँ पर लास्ट हो रहा है, तो यहाँ पर OT से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर RS से लास्ट हुआ है। तब आप देखिए RS जो है वह किस विकल्प में दिया हुआ है, वो विकल्प है ऑप्शन बी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है 23 है, 57 है, 1113 है, 1719 है, उसके बाद 2329 है और आगे व्हाट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को अब क्या होगा, तो देखिए यह अभी क्वेश्चन जो है कहने का तो बहुत ही हार्ड है, सॉल्यूशन के बाद तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो क्या हो रहा है यहाँ पर 2 और 3 और 5 7 11 13 17 19 23 29, आगे हो जाएगा 31 और उसके आगे हो जाएगा 37, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। तो सर ये क्या हो गया, हम लोग को पता ही नहीं चला। देखिए प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, लगातार प्राइम नंबर लिखा गया है। प्राइम नंबर क्या, विषम संख्या, जिसको आप रूट नंबर भी कहते हैं, विषम संख्या बोल रहे हैं आप, अभाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 और 37। आगे भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे, लेकिन हमारे पास जो है व्हाट जहाँ पर है उसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते एक महिला ने कहा। तो एक तस्वीर है और तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला जो है वो बोली, महिला क्या बोली वो देखिए, महिला बोलती है। तो महिला बोली कि इसका इकलौता बेटा, यानी कि तस्वीर का इकलौता बेटा, तस्वीर का कौन इकलौता बेटा, इसका इकलौता बेटा, इसका इकलौता बेटा मेरे इकलौते बेटे का पिता है। महिला के पुत्र का कौन है, तो पिता है। तो जब सीधी सीधी बात है, जब महिला का ये पुत्र हुआ तो महिला कौन हो जाएगी इसके लिए, माता। ये जब यहाँ पर पिता है तो ये माता है, तो इसका मतलब है कि ये हो गया पति और ये हो जाएगी कौन, पत्नी, ये हो जाएगी पत्नी। अब यहाँ सिचुएशन है क्या कि उस तस्वीर वाले मनुष्य के साथ महिला का क्या संबंध है। तो तस्वीर वाला जो मनुष्य है, ये जो मनुष्य है, इसके साथ महिला का संबंध पूछा जा रहा है। तो ये मनुष्य कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ससुर, और ये महिला कौन हो जाएगी, तो बहू। तस्वीर वाले महिला के साथ
तस्वीर वाले मनुष्य के साथ महिला का क्या संबंध है? तो तस्वीर वाले मनुष्य के साथ महिला का ससुर का संबंध है। आंसर हो जाएगा ससुर, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 19 नंबर। इसमें जो कहा गया है, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर ज्ञात कीजिए कि पी का चाचा कौन है। अब हमको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पी का चाचा कौन है, तो हम चलिए इस पर फोकस करते हैं। तो लिखा गया के की बहन एम है, के की जो बहन है, के की जो बहन है उसका नाम है एम। फिर क्या है, जे के का बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई की छोटा भाई भाई हुआ, तो जे जो है वह भाई हो गया किसका, तो के का। जे जो है भाई हो गया के का भाई। इसके बाद क्या बोला गया, जे एन का पिता है, और जे जो है वह पिता है, किसका पिता है, तो वह एन का पिता है, जे एन का पिता है, ये भी ठीक। इसके बाद तथा पी एन का भाई, और पी जो है वह भाई है, किसका भाई है, तो एन का भाई है। अब क्या बोला गया, प्रश्न हमारा पी का चाचा कौन है, तो पी को तो चाहिए चाचा। ये जो है बहन, पिता की बहन, तो पिता की बहन तो ये तो फुआ हो जाएगी, फुआ हो जाएगी या बुआ जो कहिए आप। इधर ये पिता है, जे पिता हुआ, एम बुआ हो गई, तो बचा कौन, के ही ना, बचा कौन, के। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा चाचा कौन है, तो चाचा के है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। ग्लास को GAAHH लिखा गया, तो विजडम WISDOM, विजडम को क्या लिखा जाएगा, हमारे प्रश्न में यह बात कहा गया है। तो चलिए देखते हैं, GLASS, ग्लास को लिखा गया GAAH और H। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, G होता है 7 नंबर पर, ये 12, ये 1, ये 19, ये भी 19, ये हुआ हमारा 7, G हो गया 7, 1 1 8 और 8। तो देखिए इसमें क्या हुआ, ये 7 है तो 7 ही है, ये 1 है तो 1 ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 और 1 और 2 जो लिखा हुआ है, आप इसका डिफरेंसेस निकाल दीजिए। 2 और 1 का डिफरेंसेस हो जाता है 1, तो ये 1 लिखा गया है। 1 और 9 का आप डिफरेंसेस निकालिएगा तो 8 लिखा हुआ है। 1 और 9 का डिफरेंसेस निकालिएगा, अंतर निकालने का बात कर रहे थे, 8 हो जा रहा है। उसी प्रकार से विजडम 23, 9, 19, 4, 15 और 13, यहाँ पर 2 और 3 का डिफरेंसेस हो जा रहा है 1, तो 1 तो ए, यहाँ पर जो है 1 तो ए, यहाँ पर जो है 9, तो 9 ही रहेगा, कोई लेटर तो है नहीं यहाँ पर, दूसरा नंबर तो है नहीं। 1 और 9 का डिफरेंसेस हो जाता 8 तो यानी कि H। यहाँ पर 4 है तो 4 है तो 4 ही रहेगा, यानी कि D हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 5 का डिफरेंसेस तो 4 है तो D हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 3 का डिफरेंसेस तो 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा B। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया AIHDD और B, ऑप्शन हो जाएगा ये C। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है 21 नंबर, लिखा जा रहा है इसमें कि निम्न उत्तर आकृतियों में से प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, पंच करने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो जैसा कि देखिए हमारे पास जो सवाल दिया गया है, वो सवाल में हमको पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन है। तो हमने इससे पहले भी बताया है कि आप क्वेश्चन को क्या करिए, तो सबसे पहले पेपर को मोड़ना सीखिए। पेपर को मोड़ा कितने बार जा रहा है, तो ये हमारा पेपर है, इसको हमने यहाँ पर मोड़ा, तो ये सिंगल परत पेपर है। यहाँ पर जैसे ही मोड़ा, ऊपर से नीचे की ओर लाए, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब 2 परत हो गया, इस जगह पे 2 परत हो गया। इस 2 परत को फिर से यहाँ से इधर मोड़ा गया, तो 2 परत इधर है, इधर ये पूरा का पूरा कंप्लीट 2 परत है, लेकिन यहाँ से यहाँ जैसे ही मोड़ करके हम इधर लाएंगे, तो 2 परत इधर से जो उठ करके इधर आएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 4 परत। अब इस 4 परत पर क्या किया गया, तो एक डिजाइन बनाया गया, जो डिजाइन हमारा इस प्रकार का है।
ठीक है। तो आप सबसे पहले आप इस डिज़ाइन को अपने विकल्प में ढूंढ लीजिए कि किस विकल्प में इस प्रकार का जो ये डिज़ाइन बना हुआ वो, ये देखिए ये कोना की तरफ जा रहा है, इस कोने की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस कोने की तरफ जाने वाला, इस कोण की तरफ जाने वाला किस विकल्प में है? तो ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में है। तो बस यहीं से कहानी ख़त्म, आपके क्वेश्चन का आंसर यहीं से हो गया ऑप्शन सी। अगर आप इस डिज़ाइन को बनाना ही चाहते हैं तो बना करके भी आपको हम दिखला दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम के लिए इतना ही काफ़ी है। ये डिज़ाइन जैसे ही 4 परत पर गया, एक परत पर ऐसा डिज़ाइन, तो यही जब चारों परत पर जाएगा तो वो खुलेगा, तो वो इस प्रकार का डिज़ाइन आपको बनाएगा, इस प्रकार का डिज़ाइन आपको बनाएगा, ये चारों परत पर जैसे ही जाएगा तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन के लिए आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा यदि दर्पण mn पर रखा गया है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि mn रेखा पर दर्पण रखा गया है और यहाँ पर जो डिज़ाइन बना हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन सा आकृति इसमें बनेगा, जो कि आपको विकल्प के रूप में उस तरफ सब कुछ दिया हुआ है। तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहला हमने आपको बताया है कि मिरर इमेज और वाटर इमेज में जो मिरर से जितना नज़दीक बनता है उसको उतना ही नज़दीक बनाना, और जो फिगर मिरर से जितना दूर बनता है उसको उतना ही दूर बनाना है। तो सबसे पहला जो स्क्वायर का जो ये डिजाइनिंग है, तो सभी विकल्प में तो इसी प्रकार का स्क्वायर का डिजाइनिंग है, तो इसलिए इसको तो हमको अब ध्यान देना ही नहीं, ये तो सब में ऐसा ही है। अब आप देखिए कि ये जो गोल वाला हिस्सा है और ये जो चकोर वाला हिस्सा, ये जो गोल वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ है, तो वो अंदर की तरफ आप सबसे पहले डालिए इसमें। अब ये अंदर की तरफ जो गया, गोल वाला हिस्सा अंदर की तरफ, चकोर वाला हिस्सा आप देखिए बाहर की तरफ, तो इधर। अब आप देख लीजिए जो मिरर से जितना नज़दीक है उतना ही नज़दीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और जो हिस्से जितना दूर है वो उतना ही क्या हो रहा है, दूर बन रहा है। अब हम देख रहे हैं कि नीचे की तरफ से ये जो एरो है उधर की तरफ, गोल की तरफ जा रहा है, तो ये इधर जाएगा और इसी का जस्ट ऊपर में वो डिज़ाइन बन जाएगा। और ऐसा विकल्प जो है हमारे पास है ऑप्शन बी, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक पासे की विभिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, आप इनका अध्ययन करके पता लगाइए कि पासे की जिस सतह पर अंक 4 लिखा है उसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में 3-3 डाइस है, तो 3-3 डाइस है, तो सबसे पहला चीज़ हमारे प्रश्न में जो दिया गया है कि अंक 4 के विपरीत, अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा वह हमको निकालना है। तो देखिए, इसमें हम आप लोगों को इससे पहले वाले डिस्कशन में भी बतला चुके हैं कि वैसे 2 डाइस का, जब 2 से अत्यधिक डाइस रहे, जब 2 डाइस से अधिक डाइस हमारे क्वेश्चन में है, तो वैसे 2 डाइस का प्रयोग करेंगे जिसमें एक में प्रश्न लिखा हुआ होना चाहिए और एक में प्रश्न लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, तो आपके क्वेश्चन का आंसर जल्दी आएगा, रूल जल्दी लगेगा और क्वेश्चन का आंसर भी जल्दी आएगा। तो देखिए, इसमें हमने बताया था कि जब किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, तो कॉमन सतह से एक रेखा क्लॉकवाइज घुमा देना है। कॉमन सतह से एक रेखा क्या करना, क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो यहाँ हो गया 1, 1 के बाद है 4, 4 के बाद है 5, यहाँ से लेंगे अब 1, 1 के बाद है 3, 3 के बाद है 2, और आप देख लीजिए जो जिसके सामने है वही उसका अपोजिट है, यानी कि 4 का अपोजिट जो है 3 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यही क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से भी देख लें, डाइस 3 और डाइस 2 के मदद से भी बना सकते हैं। हमने आपको एक और रूल बताया हुआ है कि किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी 2 सतह कॉमन मिलता है, किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी 2 सतह कॉमन मिलता है, तो दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी 2 सतह कॉमन मिलता है, तो दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, यानी कि 2 नंबर और 3 नंबर डाइस से 2 और 1 कॉमन मिला, तो 3 और 4 एक दूसरे का अपोजिट हो गया। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है, क्वेश्चन जो है कि 4 के विपरीत में क्या होगा, तो 4 के विपरीत में 3 होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में भिन्न संख्या को अलग करें, और हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 15, 17, 19, 23, 29 और 31।
तो इसमें से कौन सा संख्या अलग है वह हमको बताना है। तो देखिए इसमें जो है 15 जो है वो तो आपको डिविजिबल नंबर है और ऑड नंबर है, यानी कि यह जो है विभाजित संख्या है, साथ ही साथ यह जो है क्या है, विषम संख्या है। लेकिन 17, 19, 23, 29 और 31 यह जो है यह सारा का सारा प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। यह सारा का सारा क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। जबकि 15 जो है वह क्या है, तो डिविजिबल नंबर है, यानी कि विभाजित संख्या है। इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में समूह से भिन्न का पता लगाइए, यानी कि हमारे पास जो समूह दिया हुआ है इसमें से जो भिन्न है उसको पता लगाना है। तो देखिए 25 नंबर में n है, z है और h है। तो n में 3 लाइन है, z में भी 3 लाइन है और h में भी 3 लाइन है। जबकि t जो है, t फॉर टाइगर, t जो है इसमें कुल मिलाकर के 2 ही लाइन है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टी फॉर टाइगर, टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। वायलिन, वीणा, माउथ ऑर्गन और सितार। तो ये क्या है, देखिए वायलिन है, वीणा है और सितार है। यह तीनों जब हम बजाते हैं तो उंगलियों के माध्यम से तार को जो टच किया जाता है और तार से जो है आवाज़ निकलता है। लेकिन जो माउथ ऑर्गन है, जिसको कि हम आम भाषा में बेंजो भी कहते हैं, जो कि मुंह में सटा करके, मुंह से लगा करके फूकने पर, होठ से सटा करके फूकने पर जो है माउथ ऑर्गन से आवाज़ निकलता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 27 नंबर। यह डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है और हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखेंगे NESW वाले रूल से। NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाएं और बाएं। देखिए यह जो क्वेश्चन है चौराहा वाला क्वेश्चन है, लेकिन इस चौराहे वाले क्वेश्चन को भी मैं जो हूँ आपको NESW से ही बताने वाला हूँ। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए। इस क्वेश्चन में आपको चौराहा वाला डिज़ाइन जो पहले हम बना करके दिखाते थे वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको NESW से ही सारा सवाल बन जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। सुनील जिसका घर पश्चिम में है, सुनील जिसका घर क्या है, पश्चिम में, तो घर हो गया किस दिशा में, तो पश्चिम दिशा में हो गया। को घर से स्कूल जाना है, ठीक है, वो स्कूल के लिए निकला और घर से सीधे चलकर चौराहे तक जाता है। अब बताइए जिसका घर पश्चिम में रहेगा वह जब घर से निकलेगा तो किधर निकलेगा, पूरब दिशा की ओर जाएगा, ठीक है। तो वह पूरब दिशा की ओर जाएगा। तो पूरब दिशा की ओर चला हुआ, पूरब दिशा की ओर जैसे ही चला तो अब क्या है, अब सुनील के एकदम बाएं एक अस्पताल, वह पूरब दिशा में जा रहा है और एकदम बाएं में देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के बाएं में क्या है, नॉर्थ है, और यहाँ पर क्या है, तो अस्पताल उसको मिल गया, एक अस्पताल है यहाँ पर क्या है, तो अस्पताल है, ठीक है। अब क्या बोला गया, अस्पताल के बाद तथा सामने एक सिनेमा घर। अब जब आप पूरब दिशा की ओर निकले थे, जब आप पूरब दिशा की ओर जा रहे थे तो पूरब दिशा ही ना सामने हुआ। जब पूरब दिशा सामने हुआ तो इसका मतलब सिनेमा घर कहाँ होगा, पूरब में। सिनेमा घर कहाँ होगा, तो सिनेमा घर हो जाएगा आपको पूरब में। अब बताइए घर है उसका पश्चिम में, सिनेमा घर है पूरब में, अस्पताल है उत्तर में, तो स्कूल कहाँ जाएगा, तो स्कूल जाएगा बाबू कहाँ पर, दक्षिण दिशा में। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 28 है, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने चतुर्भुज हैं। जो आप यहाँ डिज़ाइन देख रहे हैं उस डिज़ाइन में आप देख लीजिए, इस डिज़ाइन में आपको चतुर्भुज बनाना है। चतुर्भुज मतलब कि देखिए इसमें वर्ग भी आता है, आयत भी आता है और भी अलग अलग प्रकार का भी आता है, यानी कि सीधा है उसमें 4 भुजा होना चाहिए तो वह चतुर्भुज हो गया, 4 भुजा होना चाहिए तो चतुर्भुज हो गया। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा। तो सबसे पहला चीज़ हमने यहाँ पर एक जो डिजाइनिंग इसका बना वो हमने बनाया। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 1 हो गया ये, तो इसको तो 1 प्लस। अब क्या हुआ है, अब इसमें जैसे ही ये मैंने बनाया, ये देखिए ये दूसरा, ये तीसरा, ये आयत है लेकिन हमको चतुर्भुज है, चतुर्भुज भी तो है, 1 और ये 2, तो 2 इधर से हो गया, 1 और 2, 2 इधर से हो गया, तो 2 और 2 कितना, 4 प्लस। अब जैसे ही हमने इसको मिलाया, अब देखिए 1 ये वाला, 2 3 4, तो ये 4 और हो गया प्लस। अब जैसे ही हम देख रहे हैं इसमें ये वाला लाइन जैसे ही मैंने खींचा, ये ऐसे खींचा,
ठीक है। ये यहाँ से यहाँ खींचा दूसरा, ये यहाँ से यहाँ खींचा तीसरा, और ये यहाँ से यहाँ खींचा चौथा। तो यानी कि एक चतुर्भुज यहाँ भी हो गया, +1 प्लस। अब देखिए, अब इसमें जो छिपा हुआ है, इतना तो बहुत सारे स्टूडेंट देख लेते हैं, इसके बाद जो छिपा हुआ वो देखिए। ये सबसे पहले मैंने यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचा, ये यहाँ से यहाँ मैंने दूसरा लाइन, ये मैंने यहाँ से यहाँ तीसरा लाइन, और ये यहाँ से यहाँ मैंने ये देखिए चौथा लाइन। यानी कि ये जो डिजाइनिंग बन रहा बाबू, ये डिजाइनिंग इस प्रकार का है, ठीक है। तो ऐसा हुआ, एक चतुर्भुज हुआ यहाँ से यहाँ, इसी का जस्ट उल्टा आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ एक दूसरा हुआ, ठीक है। तो 2 यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से निकलेगा 4, 2 यहाँ से निकलेगा 6, और 2 यहाँ से निकलेगा 8। अब आप जोड़ दीजिए, तो टोटल का टोटल हो गया 8 और 8 16, 17 और 1 18, यानी कि कुल मिलाकर के 18 चतुर्भुज है, 18 चतुर्भुज है। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसी को हम जो है, इसी डिज़ाइन को, अगर ये तो हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बना दिया, इसी डिज़ाइन को आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं, वो आप ध्यान से देख लीजिए आप। तो जैसा कि हमारे पास सवाल है, यहाँ से ये डिज़ाइन जैसे ही मैंने बनाया, अब आप इसको ध्यान से देखिए, आपको आयत निकालने का भी रूल पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखिए 1 2 1 और 2, हॉरिजेंटल में 1 2, वर्टिकल में भी 1 2। आप क्या करिए, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 हो गया 3, और ये वाला 1 और +2 कर दीजिए, हो गया 3। और इस दोनों 3 को आप क्या करिए, तो मल्टीपल कर दीजिए, यानी कि इस दोनों 3 को आप गुना कर दीजिए। 3 × 3 = कितना, तो 9। यानी कि इसमें जितना भी वर्ग है, जितना भी आया, तो वो सब हम काउंटिंग कर ले, को टोटल का टोटल चतुर्भुज यहाँ तक में हो गया हमारा 9। अब 9 के बाद अब आप इसमें लाइन खींचिए और अपना देखिए आगे। तो ये 1 2 3 4, और यहाँ के बाद आपको पता है ही, कुल मिलाकर के यहाँ के बाद भी 9 हो जाता है। 2 इधर से 4, 2 इधर से 6, 2 इधर से 8, और एक ये बीच वाला 9। तो 9 + 9 = कितना, 18। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 18, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, PQRS 4 क्रमानुसार महीने हैं, जिनमें P और S में 30 दिन है, तो R कौन सा महीना है। तो अब हमको यहाँ पर जो है बोला गया कि P Q R और S जो है ये क्रमानुसार महीना है, और P वाले महीने में 30 दिन और S वाले महीने में भी 30 दिन। तो अब हमको बताना है कि ये दोनों महीना पहले कौन सा है, हम वो पता कर लें, तो R कौन सा महीना है वो निकल जाएगा। तो देखिए, हम जानते हैं यहाँ पर कि यहाँ जो सिचुएशन है, 4 लगातार महीने में जो है, ये जो हमारा 30 और 30 फर्स्ट और लास्ट, ये जो 30 का जो सिचुएशन जा रहा है, ये किस में जाता है, तो ये जाता है जून, जुलाई, अगस्त, और ये वाला सितंबर, ठीक है। जो कि जून हो जाता है 30 दिन वाला महीना, जुलाई हो जाता है 31 दिन वाला महीना 31 वाला, अगस्त हो जाता है 31 वाला, और सितंबर फिर हो जाता है 30 दिन वाला महीना। तो हमारे क्वेश्चन में जिस प्रकार से कहा गया है कि आर कौन सा महीना है, तो आर जो है अगस्त महीना है। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि किसी वर्ष 5 अप्रैल को मंगलवार है तो बताएं कि उस वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तो हमारे प्रश्न में दिया गया है कि 5 अप्रैल को यदि मंगलवार है, 5 अप्रैल को यदि मंगलवार है, तो सवाल में पूछा जा रहा है कि स्वाधीनता दिवस यानी कि 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम लोग देखेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम जो आपको मंथ का कोड जो हर बार बताते आ रहे हैं, इस बार भी बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो मंथ का कोड सबसे पहले जान लें। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये आप देख रहे हैं। तो इसमें सब क्या है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 12 का स्क्वायर
144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर है, लास्ट में हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 2। और यहाँ पर जब लीप वर्ष आता है तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3, यानी कि जनवरी और फरवरी में सिर्फ और सिर्फ एक एक दिन घट जाता है, यानी कि कम जाता है। तो चलते हैं हम लोग अब अप्रैल के पास। 5 अप्रैल, तो अप्रैल का कोड देख लीजिए क्या है, तो 0 है। और अगस्त का कोड आप देख लीजिए क्या है, तो 3 है। तो चलिए 5 में हम क्या करेंगे, 5 में हम क्या करेंगे जो मुझे 15 प्राप्त हो जाएगा। तो 5 में हम जब प्लस 10 करेंगे तो हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 0 में हम क्या करेंगे जो मुझे 3 प्राप्त होगा। 0 में हम क्या करेंगे जो मुझे 3 प्राप्त होगा, तो बाबू 0 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। अब सिचुएशन है कि प्लस 10 और प्लस 3 कितना हो गया, तो प्लस 13, प्लस क्या 13, और प्लस 13 में जब आप 7 से भागा देते हैं, प्लस 13 में जब आप 7 से भागा देते हैं तो यहाँ पर शेषफल के रूप में प्राप्त हो जाता है आपको 6। और वो भी कौन सा, जब प्लस में है तो प्लस में, अगर यही चीज़ माइनस में हमको प्राप्त होता तो -6 करते। तो आप मंगलवार में +6 कर दीजिए, मंगलवार में आप क्या कर दीजिए, +6 कर दीजिए। तो या तो आप +6 कर दीजिए अगर आपको सुविधा हो रहा है तो, या अगर सुविधा नहीं हो रहा तो आप -1 करके भी अपना आंसर ला सकते हैं। ठीक है, ये तो सबको मालूम होगा। तो मंगलवार में 6 जोड़िए, आ जाएगा आपको सोमवार, या मंगलवार में से 1 घटा दीजिए तो भी आ जाएगा आपको सोमवार। हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ सोमवार और ऑप्शन हो गया सी। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन आता है। यदि आप लोग को फेसबुक पेज से क्वेश्चन बनाना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से ओपन कर सकते हैं।